प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का पाठ 4 भारत के विदेश संबंध पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता आदि पर चर्चा करेंगे। भारत ने विभिन्न देशों के साथ अपनी विदेश नीति किस प्रकार निर्धारित की और आने वाले समय में उसकी विदेश नीति उसे किस दिशा में ले गई, ये सब बातें इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विदेश नीति का अर्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। समाज में रहते हुए वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज के अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार विश्व में जो स्वतंत्र देश हैं वो भी अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे एक दूसरे से व्यापारिक, सैनिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। कोई देश जब दूसरे देश के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है तो वह एक विशेष नीति के तहत इन संबंधों की स्थापना करता है। जिस विशेष नीति के तहत वह इन विशेष संबंधों की स्थापना करता है, उस विशेष नीति को उस देश की विदेश नीति कहते हैं। अर्थात किसी देश के द्वारा दूसरे देश के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते समय जिस नीति का अनुसरण किया जाता है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 और स्वतंत्रता से पहले ही हमारे देश में आंतरिक सरकार का निर्माण हो चुका था। 14 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आंतरिक सरकार का निर्माण हो चुका था और इस आंतरिक सरकार में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्हीं के पास विदेश विभाग था। तो 14 अगस्त 1946 से लेकर और 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति को अपने हाथों में रखा। यह भारतीय विदेश नीति को दिशा दी। इस दौरान क्योंकि भारत अभी आजाद हुआ था, उसे विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने थे, तो बड़े ध्यान से विदेश नीति को निर्धारित करना था। और क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे विदेश नीति के, क्योंकि वह विभिन्न देशों से पहले ही, आजादी से पहले भी संबंध रख चुके थे, तो उन्होंने विदेश नीति को बड़े प्रखर ढंग से भारत की स्थापित करने की कोशिश की और उन्होंने भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति को निर्धारित किया। क्योंकि जब हम आजाद हुए तो विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था और शीत युद्ध में विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जिसे अमेरिकी गुट कहा गया या पूंजीवादी गुट कहा गया, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिसे साम्यवादी गुट या पूरी गुट कहा गया। और विश्व के सभी देश किसी न किसी गुट में शामिल थे, लेकिन भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया, क्योंकि हम एक नव स्वतंत्र देश थे और अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो हमें दूसरे गुट से फायदा नहीं होता। इसलिए हमने अपने आर्थिक विकास के लिए किसी भी गुट में शामिल न होते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत ने अपना
विश्व में एक विशेष स्थान बनाया और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से आर्थिक, सैनिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। तो भारत विदेश नीति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि कोई स्वतंत्र देश अपने आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए किसी दूसरे देश के साथ जिस नीति का अनुसरण करता है उस नीति को उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है विदेश नीति के निर्धारक तत्व। वे कौन से कारण या तत्व हैं जो किसी देश की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। और इन तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है आंतरिक कारक या आंतरिक कारक और दूसरा भाग है बाह्य तत्व या बाह्य कारक। पहले हम आंतरिक कारण की चर्चा करते हैं। आंतरिक कारण की चर्चा करते हैं। आंतरिक कारण में वो वे कारण आते हैं, वे कारक आते हैं जो किसी देश की अंदर की परिस्थितियों और हालातों के कारण उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। और बाह्य तत्वों में वे विश्व की परिस्थितियां और कारण आते हैं जिनके कारण किसी देश की विदेश नीति प्रभावित होती है। इसमें विश्व की बाह्य कारण में वैश्विक परिस्थितियां हमारी आती हैं। तो पहले हम आंतरिक कारकों की चर्चा करते हैं और इसमें सबसे पहला कारक हमारा भौगोलिक परिस्थितियां। किसी देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। जैसे कि भारत भौगोलिक रूप से तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ और एक तरफ से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। भारत के उत्तर में चीन और रूस जैसे जो बड़े देश हैं और भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और बर्मा है, जबकि भारत के दक्षिण में हमारे श्रीलंका है। तो भारत को अपनी विदेश नीति का निर्धारित करते समय हुए अपने जो पड़ोसी देश हैं जो उसके चारों तरफ हैं उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है और अपनी भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भारत को उत्तर में साम्यवादी चीन और उत्तर पूर्व में पाकिस्तान से खतरा है। इसलिए इस भौगोलिक कारक को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है। अब हम दूसरे कारक की चर्चा करते हैं, आर्थिक परिस्थितियां। किसी देश की आर्थिक परिस्थितियां कैसी है ये भी उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और आजादी के समय हमारी जो आर्थिक हालात थे वो बड़ी जर्जर थे, क्योंकि बंटवारे के समय दोनों देशों में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हो चुका था और लाखों की मात्रा में शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आए। इसके कारण भारत के आर्थिक हालात खराब थे और भारत को तुरंत ही पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ना पड़ा आजादी के बाद और उस युद्ध के कारण भी भारत के आर्थिक हालात बहुत अधिक खराब हुए। इसलिए भारत की विदेश नीति निर्धारित करते समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा और उस समय जब विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया, क्योंकि भारत अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से आर्थिक मदद चाहता था। इसलिए वह किसी भी गुट में शामिल न होकर अलग नीति पर चला और उसने दोनों देशों से आर्थिक सहायता
प्राप्त की। तीसरा हमारा है ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपराएं। किसी देश की विदेश नीति में उस देश की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपराएं बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारत प्राचीन समय से ही महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव व महात्मा गांधी की विचारधाराओं से प्रभावित रहा। इसलिए भारत ने अहिंसा की नीति अपनाई और अहिंसा की नीति को भारत ने अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया। चौथा जो हमारा कारक है राष्ट्रीय हित। कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते समय अपने हितों को ध्यान में रखता है। ये हित राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एवं आर्थिक हित हो सकते हैं। जब हम दूसरे देश के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय एकता, अपनी सैनिक परिस्थितियां, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देश के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं। तो जब भी कोई देश दूसरे देश के साथ अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है तो वह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने को ध्यान में रखता है। पांचवा जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है सैनिक तत्व। कोई देश दूसरे देश के साथ अपने संबंध या विदेश नीति निर्धारित करते समय अपने सैनिक सामर्थ्य को ध्यान में रखता है। भारत आजादी के समय सैनिक रूप से इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए भारत ने किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। आजादी के बाद विश्व में अनेक सैनिक गुट बने। 1949 में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना की गई और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1954 में सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट किया गया, वार्सा पैक्ट। लेकिन भारत इन दोनों ही सैनिक गुटों में शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भारत एक सैनिक गुट में शामिल हो जाता तो उसे दूसरे गुट से खतरा पैदा हो जाता। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से भारत ने अपनी सैनिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति को निर्धारित किया और दोनों गुटों के जो मुख्य देश थे अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों से सैनिक सहायता प्राप्त। वर्तमान में भी हम अपनी विदेश नीति को अपनी सैनिक क्षमता के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत सैनिक रूप से सक्षम हो गया है। इसलिए भारत को आज पाकिस्तान और चीन से सैनिक खतरा है। इसलिए हम अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि पाकिस्तान और चीन की सैन्य क्षमता कैसी है, उसी आधार पर हम इन दोनों देशों से अपने संबंध स्थापित करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय नेताओं के आदर्श। किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उस देश के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके जो आदर्श हैं उनको बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारत लंबे समय तक पराधीन रहा और हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लंबे समय तक एक लंबी लड़ाई आजादी प्राप्त करने के लिए लड़ी और इस लड़ाई के दौरान उन्होंने अनेक आदर्श स्थापित किए। इन नेताओं में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि अनेक नेता थे। तो इन नेताओं के जो आदर्श थे जो इन्होंने भारत के लिए छोड़े,
हम अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय उन आदर्शों को ध्यान में रखते हैं। अगला जो हमारा दूसरा जो हमने तत्व है या कारक है वो हमारा बाह्य तत्व। बाह्य तत्व में जैसा कि मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, बाहर की परिस्थितियां, जैसे कि नाम से ही बाह्य का मतलब बाहर और आंतरिक का मतलब अंदर का, देश के अंदर के जो कारक हैं उन्हें आंतरिक कारक कहा गया है और जो देश के बाहर के कारक हैं या कारण है उन्हें बाह्य कारण या बाह्य तत्व या बाह्य कारक कहा गया। तो जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो किसी देश की विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करती है वो बाह्य तत्वों में शामिल किया जाता है। बाह्य तत्व में पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय तत्व। किसी देश की विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। विश्व परिदृश्य कैसा है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई विदेश अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। जैसे आजादी के बाद हमने अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा, क्योंकि उस समय विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था और विश्व में दो गुट बने हुए थे, एक अमेरिकी गुट था और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। तो हमने दोनों गुटों में शामिल न होने का निर्णय लिया और स्वतंत्र रहे, किसी गुट निरपेक्षता की नीति पर हम चले। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। वर्तमान में आज विश्व में अमेरिका आर्थिक शक्ति है तो दूसरी आर्थिक महाशक्ति चीन है। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार से अपनी विदेश नीति को निर्धारित कर रहे हैं कि हमें दोनों आर्थिक महाशक्तियों से आर्थिक रूप से लाभ या सहायता मिलती रहे। हम एक आर्थिक शक्ति की तरफ अपना झुकाव नहीं रखकर दोनों के साथ समानता का व्यवहार अपना रहे हैं ताकि हमें आर्थिक रूप से किसी प्रकार का हानि ना हो। अगला जो हमारा दूसरा तत्व है बाह्य तत्व, एशियाई अफ्रीकी देशों का उभरना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इसी दौरान एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देश जो ब्रिटेन के गुलाम रहे या साम्राज्यवाद के अधीन रहे वो भी आजाद हुए और इन देशों ने भी उस गुलामी को झेला था जिसे भारत ने झेला था और भारत भी साम्राज्यवाद की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता था। इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय इन देशों को जो नव स्वतंत्र देश थे आगे बढ़ाने का पूर्ण सहयोग देने का निर्णय लिया। भारत ने इन जो एशिया और अफ्रीका के जो विकासशील थे नए देश थे इनको पूरा सहयोग किया अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय। तीसरा जो हमारा अगला पॉइंट है आतंकवाद। आज विश्व आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है, कोई भी देश आतंकवाद से अछूता नहीं और भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है। तो भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय आतंकवाद का पूर्णतः विरोध करता है तथा उन देशों को विरोध करता है जो आतंकवाद की नीति पर चलते हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। आतंकवाद की बात करें तो हम 9/11 हमला जो एक बड़ा आतंकवादी हमला था और यह अमेरिका पर किया गया। अल-कायदा के द्वारा यह हमला किया गया। अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने इस हमले का षड्यंत्र रचा और अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 में एक बड़ा हमला किया। इस आतंकवादी हमले में
अमेरिका को आर्थिक रूप से तहस नहस कर दिया और दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। तो इस हमले के बाद विश्व के सभी देश आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हो गए और सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने का कार्य किया या आतंकवाद को रोकने का कार्य किया। भारत भी इस मुहिम का भागी बना और उसने अपने यहाँ आतंकवाद को रोकने के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाया। चौथा जो हमारा पॉइंट है वह है विश्व शांति। भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय विश्व शांति को प्रमुखता दी है। भारत यह चाहता है कि विश्व में ऐसी परिस्थितियां बनी रहें जो विश्व शांति का निर्माण करें, कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण ना करे और प्रत्येक देश अपने आणविक शक्ति का प्रयोग विकासशील कार्यों में करे, किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए न करे। विश्व शांति के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भारत समर्थन करता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता है और सभी देशों को इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारा टॉपिक था विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसमें चाहे हम सिद्धांत कहें, चाहे लक्ष्य कहें, चाहे उद्देश्य कहें, चाहे विशेषताएं कहें, ये सभी एक है। इस टॉपिक में हम उन तथ्यों या लक्ष्यों का वर्णन करेंगे जो भारतीय विदेश नीति को विशेषता प्रदान करते हैं। एक विशेष भारतीय विदेश नीति को विश्व में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है गुटनिरपेक्षता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुट का मतलब है किसी शक्ति गुट से हमारा है ना, तो गुटनिरपेक्षता का हमारा अभिप्राय है किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना। भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारत शीत युद्ध के दौर में दो गुट होने के कारण किसी भी गुट में शामिल न हुआ और अपनी विदेश नीति अलग रखे, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए और इस नीति के आधार पर भारत ने विश्व में अपनी एक अलग छवि का निर्माण किया। दूसरा जो हमारा भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य या सिद्धांत है वह है साम्राज्यवाद का विरोध। भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है क्योंकि भारत साम्राज्यवाद का पीड़ित रहा। भारत पर ब्रिटेन का शासन रहा है और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया और इस शासन के दौरान भारत को अनेक पीड़ाओं, कष्टों को झेलना पड़ा और इन कष्टों के बारे में अनुभव होने के कारण भारत ने साम्राज्यवाद का विरोध किया। भारत उन सभी शक्तियों का विरोध करता है जो साम्राज्यवाद का समर्थन करती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जातिवाद व रंगभेद का विरोध। भारत ने अपनी विदेश नीति में जातिवाद और रंगभेद का विरोध किया। भारत उन सभी देशों का विरोध करता है जो जातिवाद व रंगभेद का समर्थन करते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका, जहां रंगभेद की नीति को अपनाया जाता था, वहां की रंगभेद नीति का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में
दो रंग के लोग थे, एक सफेद और दूसरे काले, और वहां काले लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं थी। उनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही थी। उनके लिए अलग कार्यालय, अलग पाठशालाएं, अलग बस्तियां थी। तो इस प्रकार की नीति का भारत ने विरोध किया और भर्त्सना की कि कोई भी देश इस प्रकार की नीति अपनाता है वह गलत है, उसे इस प्रकार की नीति नहीं अपनानी चाहिए। पंचशील, भारत पंचशील की नीति अपनाई और यह नीति भारत ने 1954 में अपनाई। इस नीति में 1954 में सबसे पहले इस नीति के तहत भारत ने चीन से समझौता किया और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच पंचशील समझौता हुआ और इस समझौते के तहत 5 सिद्धांतों को अपनाया गया। पहला, हम एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। और पांचवा था वो था बंधुता व विश्व बंधुता। बंधुता का मतलब यहाँ हमारा अभिप्राय है कि एक ऐसा आपसी संबंध जिसके तहत ऐसा लगे कि ये हम दोनों देश एक ही परिवार के सदस्य हैं। जैसे कि 1954 में भारत और चीन ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, तो इन प्रकार हमने 1954 में पंचशील का समझौता अपनाया। पांचवा जो हमारा सिद्धांत है वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों के निर्माण पर रोक और जो शस्त्र है उनको नष्ट कर, अर्थात शस्त्रों के निर्माण पर रोक और उपलब्ध शस्त्रों को नष्ट करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। भारत ने निशस्त्रीकरण का समर्थन किया। भारत चाहता है कि विश्व में जितने भी देश हैं उनके पास विध्वंस के अनेक हथियार हैं, बहुत से परमाणु हथियार हैं, तो वो सभी देश इन परमाणु हथियारों व हथियारों का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करें, न कि किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए। तो इस प्रकार से भारत ने जो सीटीबीटी जो संधि थी उसका भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि भारत सीटीबीटी को पक्षपात पूर्ण संधि मानता है। क्यों मानता है? कि उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो 5 सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास परमाणु क्षमता है, वो संधि उन देशों को अपने परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है, जबकि अन्य देशों को अपने परमाणु हथियार समाप्त करने और भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने पर प्रतिबंध लगाती है। तो ऐसी भेदभावपूर्ण संधि का भारत ने विरोध किया। भारत कहता है कि जो परमाणु हथियार है वह विश्व के सभी देश समाप्त करें, तो हम भी उन हथियारों को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। और हमने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया और मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में हमने दोबारा से परमाणु परीक्षण की। लेकिन भारत ने अपनी परमाणु शक्ति शांतिपूर्ण कार्यों के लिए रखी।
भारत ने स्वयं घोषणा की है कि हम अपने परमाणु हथियारों का किसी देश पर हमला करने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। छठा जो हमारा है आतंकवाद का विरोध। जैसा कि मैंने आपको बताया, आतंकवाद आज पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है। यह किसी एक देश तक सीमित न होकर पूरे विश्व में फैल चुका है और विश्व के सभी देश इससे पीड़ित हैं। इसलिए भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और उन देशों का भी विरोध करता है जो आतंकवाद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी नीति के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि आतंकवादी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा देता है, पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की बातचीत पर पाबंदी लगा दी। भारत कहता है कि हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जब पाकिस्तान पूर्ण रूप से अपने देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगा देगा और भारत में किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि नहीं करेगा। अगला हमारा पॉइंट है परमाणु नीति। मैंने अभी इस स्पष्टीकरण में आपको बताया कि मई 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और मई 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए। लेकिन भारत ने अपनी परमाणु शक्ति शांतिपूर्ण कार्यों के लिए रखी है। वह इस परमाणु क्षमता का या परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भारत के विकास के लिए करना चाहता है, न कि किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए। भारत ने स्वयं ही घोषणा की है कि हम किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत एवं लक्ष्य समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।